जय हिंद साथियों, आप सभी को ओके हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित हिंदी सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। उस सिलेबस में हम लोग जो है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषा को जो है कि पूरी तरह से हम लोग कवर कर चुके हैं और उससे संबंधित जो है कि कुछ MCQ भी लगा चुके हैं। MCQ यानी कि मॉक टेस्ट भी हम लोग कर चुके हैं। अगला हम लोग क्लास जो कि वर्णमाला को शुरू कर चुके हैं, जिसमें पहला जो है कि क्लास हम लोग जो कि कर भी चुके हैं और वर्णमाला को आज हमारी दूसरी क्लास है। तो वर्णमाला की आज हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास को शुरू करने से पहले वर्णमाला के बारे में पढ़े थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बस दो मिनट की समय लगेगी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। जैसे वर्णमाला की परिभाषा को पहले हम लोग समझे थे। परिभाषा उसकी क्या थी? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग जो क्या कहते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक ना? तो वर्णमाला हमारे जो कि कुल कितनी होती हैं? तो वर्णमाला की कुल संख्या हम लोग देखे थे कि कुल 52 होती है। कितनी होती है कुल वर्णमाला? तो इनकी संख्या कुल 52 होती है। और इसको कितने भागों में बांटे हुए थे? तो इसको 2 भागों में बांटे हुए थे। कौन कौन से? तो वो स्वर था पहला, और दूसरा जो था व्यंजन था। ठीक ना? इसमें स्वरों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसकी कुल संख्या जो कि 13 थी, जबकि व्यंजनों की कुल संख्या 39 थी। इन कुल स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 13 होती है। इनको हम लोग 2 भागों में बांटे हुए थे। कितने भागों में? 2 भागों में बांटे हुए थे। तो इसको 11 के समूह में और 2 के समूह में बांटे हुए थे। 11 के समूहों में जो स्वर थे वो कौन कौन से स्वर थे? तो अ छोटी, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ा, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, आए और ओ, और इसके अलावा आओ था। ठीक ना? तो ये जो है कि हमारे 11 स्वर थे। 2 जो स्वर था वो अंग और अह जो कि थी। इस अंग और अह को अयोगवाह के रूप में जानते हैं। आइए 11 स्वरों को हम लोग जो है कि एक बार उत्पत्ति के आधार पर देखे थे, उत्पत्ति के आधार पर देखे हुए थे, और दूसरा जो था वो उच्चारण काल के स्थान पर जो कि देखे हुए थे, उच्चारण काल के आधार पर देखे हुए थे। उत्पत्ति के आधार पर यह स्वरों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसको जो कि 2 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से जो कि स्वर कहलाते थे? तो एक जो था वो ह्रस्व स्वर कहलाता था, जबकि दूसरा जो है कि दीर्घ स्वर के रूप में जाना जाता था। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी थी? तो इनकी 4 संख्या थी और दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 7 थी। ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे? तो अ था, छोटी थी, छोटाऊ थी और री। ये जो कि 4 जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं ये स्वर। जबकि इसके अलावा जो 7 स्वर वो कौन कौन से हैं? आ हो गया, क्योंकि अ यहाँ पर आ गया है, इसके बाद जो कि आ होगा। यहाँ इसके बाद यहाँ पर छोटी है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। ठीक ना? यहाँ पर छोटाऊ है तो इसके यहाँ पर जो कि बड़ाऊ होगा। ठीक है? इसमें जो कि ए पहले, री के बाद जो कि ए, फिर उसके बाद आ आता है, फिर ओ, फिर जो कि आओ। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ी बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ को हम लोग दीर्घ स्वर के रूप में जानते हैं। आइए अब उच्चारण काल के स्थान पर जो है कि हम लोग कितने भागों में बांटे थे? तो इसको 3 भागों में बांटे हुए थे। वो कौन कौन से थे? पहला जो था वो जो कि लघु स्वर, लघु स्वर या इसे मूल स्वर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है? और दूसरा जो स्वर था वो गुरु स्वर या इसे दीर्घ स्वर
या इसे संयुक्त स्वर के नाम भी दिए हुए थे। जो तीसरा था उसे प्लुत स्वर कहलाता था। प्लुत स्वर कहे थे हम लोग। इन लघु या मूल स्वर की संख्या कितनी थी? तो इसकी कुल संख्या जो कि 4 थी। इसकी कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी। वो कौन कौन सी है? तो वो जो यहाँ पर हर्ष स्वर है वही जो कि मूल स्वर कहलाते हैं या लघु स्वर कहलाते हैं। इसे अ हो गया, छोटी हो गया, छोटाऊ होगी और जो कि री हो जाएगा। ठीक ना। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि गुरु स्वर कौन कौन से थे। तो गुरु स्वर जो था वो आ था, बड़ी था, बड़ाऊ था, ठीक, और इसके अलावा ए था, आय, ओ और जो कि औ जो कि था। ठीक है, औ था। ठीक ना। इसको भी हम लोग जो कि दो रूपों में देखे थे। कौन कौन से? तो ये अ बड़ी और बड़ाऊ को सजातीय स्वर कहते हैं। इसे क्या कौन सा स्वर नाम दिए थे? तो इसको जो कि हम लोग सजातीय स्वर को नाम दिए थे। सजातीय स्वर का नाम जो कि दिए हुए थे। जबकि इसके अलावा जो 4 थे इनको जो कि हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो यह विजातीय स्वर के रूप में जानते हैं। विजातीय स्वर के रूप में जानते हैं। आइए इन जो सजातीय स्वर जो था, इसे सजातीय स्वर क्यों कहा गया है इसको हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि ये तीनों जो होते हैं ये अपने ही बिरादरी के साथ मेल कर यह अपना उत्पत्ति जो कि इनकी होती है। आइए कौन कौन से वो है? जैसे आ का उत्पत्ति जो होगा वो अ प्लस अ के मेल से होता है। बड़ी ई का उत्पत्ति जो होगा छोटी और छोटी के मेल से जो कि होगा। बड़ाऊ का जो मेल होगा वो छोटाऊ और छोटाऊ के मेल से जो कि इस बड़ी का निर्माण होता है या उत्पत्ति होता है। आइए ए का, आय का, ओ का और औ का उत्पत्ति किसके किसके मेल से हुआ है जान लेते हैं। इसका जो उत्पत्ति हुआ है ए का, तो यह अ प्लस छोटी के मेल से जो है कि ए का उत्पत्ति हुआ है। ये विजातीय स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यह अलग अलग जाति के इनके मेल हो रहे हैं। अ और छोटी के मेल का जो कि ए का निर्माण हो रहा है। आय का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस ए के मेल से जो है कि आय का निर्माण हो रहा है। जबकि ओ का निर्माण अ प्लस उ छोटाऊ से जो कि मिलकर जो कि ओ का निर्माण होता है। अ का निर्माण कैसे होता है? तो अ प्लस इसमें ओ का मेल होता है या ओ का निर्माण होता है। आइए प्लुत स्वर के बारे में जान लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 1 है। इनकी चिन्ह जो है कैसा होता है? इसका जो चिन्ह होता है वो एस की तरह या अंग्रेजी के एस की तरह या 5 की तरह होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलता है? दूर बैठे व्यक्ति को, दूर जो बैठा व्यक्ति है उसे बैठा जो व्यक्ति है उसको पुकारने में हम लोग करते हैं। इसके अलावा गीत में, संगीत में, गीत संगीत में जो है कि इसका प्रयोग देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग हरे राम को जो है कि हरे राम, ठीक ना, हरे राम ऐसे जो है कि उदाहरण में लिए थे। मोहन को जो है कि उदाहरण में लिए थे। जैसे मोहन दूर बैठा हुआ था, वो हमसे दिख रहा था, उसको हमको बोल करना था तो उसे कैसे हम लोग करते थे? मोहन, मोहन ऐसे करके जो उसको करते थे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हुए अपने पहले पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो जीभ के आधार पर जो कि स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यह 3 भागों में बांटा जाता है। वो जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक जीभ है, ठीक ना, ये क्या है? जीभ है। और जीभ की जो अगला भाग हम लोग का होता है वो जो कि हम मानते हैं कि इसको अगला भाग मान लेते हैं। इसको मध्य वाले भाग को हम मानते हैं और इसको जो कि जो अंत में जो होता है वो जो कि ये पश्च स्वर कहलाएगा। ठीक ना। तो ये अग्र जो जीभ का भाग होगा वो अग्र स्वर कहलाएगा, अग्र भाग से जो बोला जाएगा। ठीक ना। जो मध्य जीभ के भाग से बोला जाएगा, जीभ के मध्य भाग से जो बोला जाएगा उसको हम लोग मध्य स्वर कहेंगे।
जिस स्वर का प्रयोग हम लोग पिछले वाले जीव के भाग से करेंगे उसे स्पष्ट स्वर का रूप देंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं वो कौन कौन सा स्वर है जो जीव के अगले भाग से बोला जाता है। तो जैसे कि छोटी हो गया, बड़ी हो गई, और री हो गए, ए हो गया और आय हो गया। ये जो होते हैं ये जीव के अगले वाले भाग से बोले जाते हैं। आइए मध्य स्वर के बारे में जान लेते हैं कि मध्य स्वर यानी कि जीव के जो बीच वाले भाग से बोले जाते हैं वो कौन सा स्वर है। तो वह जो होता है एकलौता होता है, वो अ होता है। वो कौन सा स्वर है? वह एकलौता स्वर अ जो है जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। आइए जीभ के जो पिछले वाले हिस्से का प्रयोग करके जिस स्वर का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन सा स्वर है। तो वो आ है, छोटाऊ है, बड़ाऊ है, ओ है और आओ। ये जीभ के पिछले वाले हिस्से से जो कि बोले जाते हैं। जीभ के पिछले वाले हिस्से से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? यह जो कि आ हो गया, छोटाऊ हो गया, बड़ाऊ हो गया, ओ हो गया और आओ हो गया। आइए हम लोग इसको एक ट्रिक के रूप में जान लेते हैं। ये ट्रिक इसका क्या है? तो जिसका आकृति अंग्रेजी के तीन की तरह हो, अंग्रेजी के तीन की तरह हो दिखे, वह जो कि स्पष्ट स्वर कहलाते हैं। सिर्फ किसको छोड़कर? यह अ मात्रा को, अ को छोड़कर यह जो कि सभी जितने अक्षर तीन की तरह दिखे वह जो कि क्या कहलाते हैं? स्पष्ट स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा जो कि आप इन दोनों को छांट लेते हैं तो जितने स्वर बचेंगे वो अग्र स्वर से बोले जाएंगे। किसको किसको छाटेंगे? अ एकलौता जो क्या है? मध्य स्वर है। स्पष्ट स्वर जो आ हो गया, जो तीन की आकृति की तरह आ को लिखते समय तीन पहले बनाएंगे, उसके बाद जो कि उसमें डंडी लगाकर जो कि आ लिखेंगे। फिर उसी तरह से छोटाऊ जो लिखेंगे तीन की तरह पहले आकृति बनाएंगे, फिर उसके ऊपर जो कि एक क्या करेंगे? डंडी लगाएंगे। उसी तरह से बड़ाऊ है तो बड़ाऊ को पहले तीन की आकृति देंगे, फिर उसके बाद में बड़ाऊ लिखेंगे। उसी तरह से ओ हो गया, उसी तरह से आओ हो गया। इसका जो है कि जिसका जिसका हम लोग अंग्रेजी के तीन की तरह जो कि आकृति मिलता जुलता दिखे वो स्पष्ट स्वर कहलाते हैं, सिर्फ अ को छोड़कर। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे कि सिर्फ अ को जो कि मध्य स्वर कहते हैं, इसके अलावा जितने भी तीन की तरह जो अक्षर दिखेंगे वो स्पष्ट स्वर कहलाएंगे और जो बच गए स्वर वो सभी अग्र स्वर कहलाएंगे। आइए हम लोग ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांट कर देख लेते हैं। अब जो ओष्ठ आकृति के आधार पर जो है स्वरों को दो भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से है? क नंबर है आवृत्त मुखी स्वर। आवृत्त मुखी स्वर यहाँ पे एक जो है कि ओष्ठ आकृति जो ये जो कि बनाए हैं, ठीक ना, जो खुला हुआ है। ये ओष्ठ, यह ओष्ठ जो है इस ओष्ठ का आकृति जो क्या खुला हुआ दिख रहा है, खुला हुआ दिख रहा है। इनकी संख्या जो होती है आवृत्त मुखी स्वर की जो संख्या होती है 7 होती है। कितनी होती है? 7। वो कौन कौन से आवृत्त मुखी स्वर है? अ है, आ है, छोटी है, बड़ी है, री है, ए है और आय। ये जो कि स्वर हैं यह आवृत्ति मुखी स्वर कहलाते हैं, जिसमें बोलते समय ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होता है, गोल नहीं होता है, ठीक ना। आइए ख नंबर जो ओष्ठ आकृति के आधार पर जो कि बांटे हैं उसको देख लेते हैं। दूसरा यह है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर, वृत्त का मतलब ही होता है गोल। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। वृत्त का मतलब गोला है, ठीक ना। तो जिस स्वर को बोलते समय ओष्ठ की आकृति क्या हो? गोल सा दिखे, वो जो है कि क्या होगा?
वह वृत्तमुखी स्वर कहलाएगा। जिनकी संख्या 4 होती है वो कौन कौन से स्वर हैं? छोटाऊ है, बड़ाऊ है, ओ है, औ है। ये 4 जो स्वर हैं यह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अब आते हैं मुख आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? क नंबर है वृत्त स्वर, दूसरा ख नंबर है अर्धवृत्त स्वर, तीसरा ग नंबर है संवृत्त स्वर और चौथा घ नंबर है अर्धसंवृत्त स्वर। आइए वृत्त स्वर किसे कहते हैं? तो वृत्त स्वर जो होता है वो आ होता है। वो वृत्त स्वर कौन सा स्वर है? तो आ जो है वृत्त स्वर कहलाता है मुख आकृति के आधार पर या अनुसार, ठीक ना। ख नंबर अर्धवृत्त स्वर। अर्धवृत्त स्वर जिनकी संख्या 3 होती है। जिनकी संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन है? अ है, आय है और औ है। यह जो है क्या है? अर्धविवृत्त स्वर कहलाते हैं। आइए अब देख लेते हैं संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर कौन कौन सी है और इनकी संख्या कितनी है? तो संवृत्त स्वर छोटे, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री, यह क्या है? संवृत्त स्वर कहलाते हैं। जिनकी संख्या हमारी कितनी होती है? 5 होती है। संवृत्त स्वरों की संख्या 5 होती है। वो कौन कौन सी है? ई, उ, री, यह क्या है? संवृत्त स्वर कहलाते हैं। और अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर जो है ए है और ओ है। अर्ध संवृत्त स्वर ए और ओ को कहते हैं। आइए अब हम लोग जो है कि जानते हैं कि पेपर परीक्षा में कैसे जो है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का स्वर से पहला प्रश्न है कि भावेल को हिंदी में कहते हैं। भावेल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है अक्षर, ऑप्शन बी दिया है व्यंजन, ऑप्शन सी दिया है स्वर, ऑप्शन डी दिया है संवृत्त। आप बताएंगे। आइए अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर को जान लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह स्वर होगा। स्वर को जो कि अंग्रेजी में भावेल कहते हैं और हिंदी में हम जो है कि भावेल को स्वर कहते हैं, ठीक ना। तो आइए अब बताएंगे आप लोग कि व्यंजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो व्यंजन को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं अंग्रेजी में व्यंजन को। आइए प्रश्न नंबर दूसरे को जान लेते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे कहते हैं। ऑप्शन क दिया है अनुस्वार, ऑप्शन ख दिया है अंतस्थ, ऑप्शन ग दिया है अयुग्मा, ऑप्शन घ दिया है अकरांत। क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे। आइए इस प्रश्न का उत्तर को जान लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो अकरांत होगा। अकरांत, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकरांत कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कलम, तो इसमें कौन सा अकरांत है? यह म जो है आधा म और यह अ इसमें जुड़ा है। इसको म जैसे बोलते हैं उसके अंत में अ का उच्चारण होता है, तो इससे यह कौन सा अकरांत कहलाएगा? अकरांत कहलाएगा। यह क्या हो गया? कमल, यह अकरांत का शब्द है। जैसे ये कमला हम करते कमला, 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 इसे हम लिख दिए। तो इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अकरांत का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि इसका अंत वाले जो व्यंजन है, जो व्यंजन के साथ स्वर है, उन दोनों को जो कि तोड़ेंगे। इसे इसमें आधे ल हो गया और प्लस इसमें आ जुड़ा है, तो ये कौन सा अकरांत कहलाएगा? ये आ अकरांत कहलाएगा। कौन सा अकरांत? ये आ अकरांत कहलाएगा। उसी तरह से जितने स्वर होते हैं उतने अकरांत होते हैं, इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आइए प्रश्न नंबर तीसरे को जान लेते हैं। भाषा की
सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन क दिया है शब्द को, ऑप्शन ख दिया है स्वर को, ऑप्शन ग दिया है वर्ण या अक्षर को, ऑप्शन घ दिया है व्यंजन को। आइए आप लोग बताएंगे पहले। आइए इस प्रश्न का उत्तर को हम लोग जान लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ग सही होगा। यह वर्ण और अक्षर को हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे मानते हैं? वर्ण या अक्षर को मानते हैं। आइए प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न चौथा कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन क दिया है स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनि को कहते हैं। दूसरा ख दिया है स्वर तंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को कहते हैं। ऑप्शन ग दिया है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को कहते हैं। ऑप्शन घ दिया है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनि को कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर को हम लोग जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क सही होगा, यानी कि ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। यानी किसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक जो ध्वनियाँ है, नासिक का मतलब होता है नाक से जो ध्वनियाँ निकलती है, नाक के सहयोग से जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं उसे नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। तो यह स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। क्या अनुस्वार कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं नासिक ध्वनियों को। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5वें को जानते हैं। प्रश्न नंबर 5वें आपसे पूछ रहा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। ऑप्शन क दिया है दीर्घ, ऑप्शन ख दिया है ह्रस्व, ऑप्शन ग दिया है प्लुत्व और ऑप्शन ख दिया है तीनों प्रकार के। इस प्रश्न 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वह घ नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। यह तीनों ही स्वर ध्वनि कहलाते हैं। दीर्घ स्वर ध्वनि, ह्रस्व स्वर ध्वनि और प्लुत स्वर ध्वनि, यह तीनों ही प्रकार स्वर के ही प्रकार हैं। आइए प्रश्न नंबर 6वें को जान लेते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन क दिया है कृपा, ऑप्शन ख दिया है कृष्ण, ऑप्शन ग दिया है दृष्टि, ऑप्शन ख दिया है आज। आइए इस प्रश्न के उत्तर को जान लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आज होगा, जिसमें री मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट को जान लेते हैं कि यहाँ पर छोटे से पॉइंट नोट में कर आप कहीं नोट्स पर लिख लीजिएगा कि मात्रिक स्वरों की संख्या, मात्रिक स्वरों की संख्या कुल 10 होती है। कौन कौन से मात्रिक स्वर है? आ है, अ का मात्रा होता नहीं है तो इसलिए आ से स्टार्ट होता है। आ हो गया छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आय, ओ, औ, आओ जो कि है, औ है। तो मात्रिक स्वरों की संख्या आपसे पूछ ली जाए कि कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? 10 बताएंगे। तो कौन कौन से? आ है, छोटी है, बड़ी है, छोटाऊ है, बड़ाऊ है, री है, ए है, आय है, ओ है और आओ है। ये इनकी संख्या 10 होती है।
तो इस प्रश्न से हम लोग जो है कि 2 प्रश्नों का जो है कि क्या हुआ, हमें जो है कि जानकारी हुई। आइए अगले प्रश्न 7वां। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, ऑप्शन क दे रहा है शब्द, ऑप्शन ख दे रहा है पद, ऑप्शन ग दे रहा है ध्वनि, ऑप्शन घ दे रहा है वाक्य। तो आप बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। आइए इस प्रश्न का उत्तर को जान लेते हैं कि इस 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वह जो है कि ध्वनि होगा, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही होगा। सार्थक लघुत्तम इकाई किसका, भाषा का, वो जो कि ध्वनि होता है। ध्वनि भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। आइए प्रश्न नंबर 8वें को जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। क नंबर दे रहा है 50, ख नंबर दे रहा है 39, ग नंबर दे रहा है 11 और ख नंबर दे रहा है 52। आइए इस प्रश्न के उत्तर को बताइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 52 होगा। कितना होगा, 52 होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन इसमें हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजनों की संख्या कितनी होगी उसकी विभाजन करेंगे, व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाएगा उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन सा व्यंजन उसको क्या क्या नाम दिया गया है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि कौन सा व्यंजन को कौन सा उच्चारण है, किसको कंठ से बोला जाएगा, किसको मूर्धे से, किसको तालु से, किसको ओठ से। ऐसे तमाम चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आप सभी मित्रों से यह आग्रह है कि इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लें ताकि आने वाले समय पर जो कि आपको समय रहते हुए नोटिफिकेशन प्राप्त हो, यानी कि जब भी क्लास को जो है कि अपलोड की जाए तुरंत आपको जो है कि सूचना प्राप्त हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।